हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं ग्रामीण परिवेश का जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूपीजी के। और यूपीजी के का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो फ्रेंड्स, हम हैं एसफुर क्लासेज जो सफलता की एस्ट्रेथ गारंटी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस कि उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार है उसको हम बाय ग्राफ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, हम ये भी आज इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्र हैं और किस प्रकार से और किस एरिया में बटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लेते हैं अपनी पहली स्लाइड और बिना किसी रुकावट के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो उत्तर प्रदेश का ये जो है नॉर्मल सा एक सिंपल सा ग्राफ है, मैप है, दिखने में काम चलाऊ है। हमें बस स्टडी करना है कि हमें किस प्रकार से हम बस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे हिलाते नहीं हैं इसे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज 2007 के पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जो उसके 2 मंडल और हुआ करते थे, तो हमारे क्षेत्र जो हुआ करते थे वो 3, हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन था वो 3 हिस्सों में था। एक मैदानी हिस्सा था, दूसरा पठारी हिस्सा था और तीसरा दक्कन का पठारी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में होता है। तो वो हमारे बुंदेलखंड एरिया में भी दक्कन का पठारी क्षेत्र, ये जो है दक्कन का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। तो 3 थे, लेकिन 2007 में विभाजन के बाद 2002 में उत्तराखंड का विभाजन हुआ, लेकिन 2007 में उसमें 2 और मंडल चले गए। तो जिससे ये एरिया जो हमारा है, ये एरिया ये पूरा चला गया। तो हमारे पास पठारी क्षेत्र नहीं बचा। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें उसके बाद हमारे फिजिकल डिवीजन में एक और एरिया को जोड़ा गया जो आता है भंवर या तराई का क्षेत्र। फ्रेंड्स, तो ये है भंवर या तराई का क्षेत्र। फ्रेंड्स, इसका हम पूरा भंवर या तराई का क्षेत्र जो हमारा सहारनपुर से स्टार्ट होता है और ये कुशीनगर तक फैला हुआ है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। और इसी के ऊपर हिमालय पर्वत है और नेपाल भी इसी के एरिया में पड़ता है। तो हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। तो ऊपर हिमालय पर्वत पड़ता है, तो यहाँ से सहारनपुर से होते हुए ऐसे होते हुए जाता है और सीधे ये पहुँचता है कुशीनगर तक। तो फ्रेंड्स, यदि हम भंवर या तराई क्षेत्र की बात करें तो ये जो सहारनपुर का एरिया है उधर करीब लगभग ये 32-33 किलोमीटर तक का एरिया है। ये एरिया जो है करीब 32-33 किलोमीटर। और जो कुशीनगर के एरिया जो आता है सबसे लास्ट में, ये करीब 7 से 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र भंवर या तराई क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स, और हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में है। तो पहला पार्ट जो पड़ता है वो भंवर या तराई का क्षेत्र पड़ता है। फ्रेंड्स, पहला जो पार्ट है हमारा वो भंवर या तराई का क्षेत्र है, जिसमें हम बताएं कि आपको सहारनपुर से होते हुए ये सीधे जाता है कुशीनगर तक फैला हुआ है। और दूसरा जो पार्ट है वो पश्चिमी मैदानी पार्ट है और मैदानी क्षेत्र है, जिसको हम 3 भाग किए हुए हैं। और जिसमें हमारा पहला आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा आता है मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये होता है गंगा यमुना और गंगा घाघरा की नदियों का क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो होता है वो नदियों से बना होता है। फ्रेंड्स, इधर से हमारी उत्तराखंड से हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, घाघरा आती है, गंगा आती है, यमुना आती है। तो ये सभी नदियों का ये मैदानी क्षेत्र है जो जैसे निकलती है गंगा नदी में होकर सब मिल के जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वो हमारे जो एमपी में दक्कन का पठारी क्षेत्र है उसका सबसे उत्तरी हिस्सा जो है वो हमारे बुंदेलखंड एरिया में होते हुए कुछ हिस्सा इसका आता है, जो काफ़ी कम है, लेकिन इसका काफ़ी असर हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है दक्कन का पठारी क्षेत्र। और ये सोनभद्र का इलाका है। इसमें काफ़ी छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें रामपुर की पहाड़ियाँ, सोनगढ़ की पहाड़ियाँ आदि पहाड़ियाँ आती हैं। और मित्र, यहाँ पे एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है और जिसका आधा हिस्सा जो होता है वो होता है पहाड़ी क्षेत्र और जो आधा हिस्सा होता है वो गंगा का क्षेत्र होता है। तो गंगा नदी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मिर्ज़ापुर में पहाड़ी होता है और पठारी क्षेत्र दोनों आते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भंवर या तराई के क्षेत्र से बनता है। तो भंवर या तराई का क्षेत्र वो होता है जब भंवर या तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, पहले हम आपको ये बता दें। जब भंवर या तराई का क्षेत्र निर्माण वैसे होता है जब कोई नदियाँ
ऊपर से आती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जब हिमालय पर्वत से होकर नदियाँ आती हैं तो वो उनका वेग काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि इस एरिया में ढार काफ़ी ज़्यादा होता है। और इधर इधर नदियों का जो क्षेत्र एरिया होता है, वो जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन उनका वेग काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती हैं और बड़े बड़े चट्टानों पहाड़ों को तोड़कर वो अपने साथ ले आती हैं। और जो अपने साथ वो बड़े बड़े पहाड़ों को क्षेत्र को लेकर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं नदियाँ, तो वो धीरे धीरे अपने साइड बाई साइड उन पत्थरों को, कंकरीडे पत्थरों छोड़ती जाती हैं। तो जिससे जैसे बहुत हज़ार प्राचीन समय से ही ये नदियाँ बहती आई हैं और प्राचीन समय से ही वो पत्थरों को अपने साथ लेते आई हैं। तो जिसके वजह से, जिनके जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे हम भंवर या तराई का क्षेत्र कहते हैं। उसमें भंवर क्या होता है, तराई क्या होता है, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो लेते हैं अपनी अगली स्लाइड, जिसमें हम आपको समझा सकें कि भंवर या तराई का क्षेत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, भंवर या तराई का क्षेत्र क्या होता है? भंवर वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि इस क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती। जैसा कि हम यहाँ पे आपको पॉइंट में बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हम उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में कृषि नहीं कर पाते हैं या फिर किस मृदा पर हम कृषि नहीं कर पाते हैं, तो वो आता है भंवर का क्षेत्र। भंवर के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार कृषि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। और यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसी एरिया में, भंवर के ही क्षेत्र में, हमें कम से कम 10 से 12-15 फुट तक की लंबी लंबी घासें भी एरिया में कोई भी हम खेती नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार की कृषि नहीं की जाती है। और इस क्षेत्र का जो विकास है वो सहारनपुर से होते हुए कुशीनगर तक है। सहारनपुर से कुशीनगर तक हम आपको ग्राफ में बताए थे, मैप में बताए थे। और भंवर के क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, तो वो आपका आंसर होना चाहिए भंवर का क्षेत्र फ्रेंड्स। तो ये था भंवर का क्षेत्र। और इसके बाद हम तराई का क्षेत्र की बात करें, तो भंवर के क्षेत्र के बाद जब नदियाँ और मैदानी इलाका, उस एरिया में वो कीचड़ नुमा और महीन बालू जो होते हैं उन्हें लेके आती हैं। ये भंवर के जस्ट बाद का एरिया होता है, और ये भंवर के जस्ट नीचे का एरिया होता है, जिसे हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। और तराई क्षेत्र जो होता है वो महीन बालू, कीचड़ आदि से मिलकर बना होता है। इसमें गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छी की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का मात्रा काफ़ी अधिक होता है, जिससे गन्ना और धान की खेती काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो तराई क्षेत्र होता है इसमें ज़्यादा नीचे पानी नहीं होता है। यहाँ पे पानी 10 से 15-20 फुट मैक्सिमम जाते जाते पानी पा सकते हैं। जो हमारे एरिया में जैसे पानी काफ़ी नीचे होता है, ज़मीन के भूमिगत नीचे होता है, लेकिन तराई क्षेत्र में पानी काफ़ी ऊपर पाया जाता है, जिससे वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी धान की खेती की जा सकती है, धान और गन्ना की खेती की जाती है। तो ये है हमारा भंवर या तराई का क्षेत्र फ्रेंड्स। हम लेते हैं अपनी अगली स्लाइड। फ्रेंड्स, एक बात और रह गई, जो तराई का क्षेत्र होता है वो दलदली एरिया होता है। ये एक प्रकार का, इसमें नॉर्मल दलदल भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं बड़े दलदल होते हैं। तो तराई क्षेत्र को हम दलदली क्षेत्र भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो नदियों का पानी होता है वो टिका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दलदली एरिया का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नदियाँ हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, यानी जब वो हिमालय से होते हुए भंवर के क्षेत्र से, उसके बाद तराई के क्षेत्र से होते हुए जैसे वो हमारे नीचे आती हैं नदियाँ, तो वो जो होती हैं वो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है हमारे उत्तर प्रदेश में वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए कीचड़ से निर्मित होता है। जो नदियाँ आपस में कीचड़ लेकर आती हैं, अपने साथ कीचड़ लेकर आती हैं, उन्हीं कीचड़ों के जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र को हमारे यूपी में 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, मैदानी क्षेत्र का जो ढाल होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और इसका पठारी भाग का ढाल दक्षिण से पूर्व होता है। जो नीचे हमारा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वो दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, या दक्षिण के पूर्व की ओर होता है। ये जो हमारा मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग में हम हर प्रकार की कृषि करते हैं, जिसमें हम धान की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, यानी हमारी रबी, जायद और खरीफ तीनों फसलें हमारे इस मैदानी भाग में उगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कि हम अपनी अंतिम स्लाइड देते हैं। बात करें फ्रेंड्स दक्कन के पठारी एरिया के, तो दक्कन का पठारी एरिया काफ़ी खास नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे बस हम नॉलेज के पर्पज से याद रख सकते हैं कि ये हमारा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में जो दक्कन का पठार है उसका सबसे उत्तरी हिस्सा है, और वो हमारे यूपी के बुंदेलखंड एरिया से लगता हुआ आता है, तो जिसे हम दक्कन का पठारी क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में हम ज़्यादातर
चना वना की खेती करते हैं। जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस साइड में पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है और इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम इधर बस दलहनी फसलें ज़्यादा उगा पाते हैं। यहाँ पे तिलहनी फसल भी काफ़ी अधिक मात्रा में उगाई जाती है और इधर सरसों और सोयाबीन की खेती भी काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है फ्रेंड्स। और जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का हम यदि मैप देखें तो उसके सबसे पूर्वी हिस्से में जो पड़ता है बिहार, वो भी एक मैदानी एरिया है। और हम दक्षिणी एरिया में बात करें तो दक्कन का पठार पड़ता है, और उत्तरी एरिया की बात करें तो इस इधर पूरा हिमालय पर्वत पड़ता है, ऊपर पूरा हिमालय पर्वत है। ये पर्वत इधर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गया है, अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है इस साइड में। और इधर की हम बात करें पश्चिम दिशा में तो इधर भी मैदानी एरिया आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेते हैं अपनी आज की वीडियो की अंतिम स्लाइड, और जिसमें हम अंतिम पॉइंट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जो नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है वो दो प्रकार का क्षेत्र, हमारी जो नदियाँ वो मैदानी हिस्से में आने के बाद वो दो टाइप की क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसमें पहला होता है बांगर और दूसरा जो होता है खादर। जो बांगर वो होता है जो नदियों से दूर का क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र जो नदियों से काफ़ी दूर होता है, वो क्षेत्र जो नदियों से काफ़ी दूर होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक नदी ऐसे है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो क्षेत्र आता है वो खादर का एरिया होता है, जिसमें बाढ़ आदि आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और जो इसके बाद का क्षेत्र होता है वो काफ़ी दूर का एरिया होता है, वो हमारा होता है बांगर का एरिया। यानी बांगर का क्षेत्र हम साफ शब्दों में समझे वो क्षेत्र जो नदियों होता है, अन्यथा ऐसे हम शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस एरिया में बाढ़ आता ही नहीं है, मतलब कि वहाँ की मृदा परिवर्तित नहीं हो पाती है। और जो बांगर एरिया होता है वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, यानी अनउपजाऊ होता है खादर की अपेक्षा। और जो खादर का एरिया होता है, वो जो खादर क्षेत्र होता है वो नदियों के बिल्कुल पास का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी परिवर्तित होती रहती है। इस खेत की मिट्टी उस खेत में, उस खेत की मिट्टी इस खेत में, जिसकी वजह से यहाँ पे के जो फसल होते हैं वो काफ़ी अच्छे उपजते हैं खादर क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न। यदि हम ग्राफ को फिर से लाएं, जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस तरीके से बटा हुआ है। 2007 से पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो एक पठारी लेकिन अब पठारी क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल उत्तराखंड में चला जाता है। और फ्रेंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, फिजिकल की दिन बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक ऐसे कौन सा एक ऐसा प्राकृतिक पहचान है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में देखा गया है, ये हम प्रैक्टिस सेट में देखे थे इस क्वेश्चन को। तो वहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो फ्रेंड्स वही इसका राइट आंसर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को फिजिकली रूप से डिवाइड करती हैं, यानी प्राकृतिक रूप से डिवाइड करती हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आज का कैसा हमारा लगे वीडियो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड। हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं ग्रामीण परिवेश का जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूपीजीके। और यूपीजीके का जो ये चैप्टर नंबर 3 है वो है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो फ्रेंड्स, हम हैं एसोर क्लासेज, जो सफलता की 100% गारंटी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस कि उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार है उसको हम बाय ग्राफ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, हम ये भी आज इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्र हैं और किस प्रकार से और किस एरिया में बटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लेते हैं अपनी पहली स्लाइड और बिना किसी रुकावट के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो उत्तर प्रदेश का ये जो है नॉर्मल सा एक सिंपल सा ग्राफ है या मैप है, दिखने में काम चलाऊ है, हमें बस स्टडी करना है कि हमें किस प्रकार से हम बस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे हिलाते नहीं हैं इसे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज 2007 के पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जो इसके 2 मंडल और हुआ करते थे, तो हमारे क्षेत्र जो हुआ करते थे वो 3, हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन था वो 3 हिस्सों में था। एक मैदानी हिस्सा था, दूसरा पठारी हिस्सा था, और तीसरा दक्कन का पठारी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में होता है। तो वो हमारे बुंदेलखंड एरिया में भी दक्कन का पठारी क्षेत्र, ये जो है दक्कन का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। तो 3
थे। लेकिन 2007 में विभाजन के बाद 2002 में उत्तराखंड का विभाजन हुआ, लेकिन 2007 में उसमें 2 और मंडल चले गए, तो जिससे ये एरिया जो हमारा है, ये एरिया ये पूरा चला गया। तो हमारे पास पठारी क्षेत्र नहीं बचा। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता दें, उसके बाद हमारे फिजिकल डिवीजन में एक और एरिया को जोड़ा गया जो आता है भंवर या तराई का क्षेत्र। फ्रेंड्स तो ये है भंवर या तराई का क्षेत्र। फ्रेंड्स इसका हम पूरा भंवर या तराई का क्षेत्र जो हमारा सहारनपुर से स्टार्ट होता है और ये कुशीनगर तक फैला हुआ है, सहारनपुर से कुशीनगर तक, और इसी के ऊपर हिमालय पर्वत है और नेपाल भी इसी के एरिया में पड़ता है। तो हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो ऊपर हिमालय पर्वत पड़ता है। तो यहाँ से सहारनपुर से होते हुए ऐसे होते हुए जाता है और सीधे ये पहुँचता है कुशीनगर तक। तो फ्रेंड्स यदि हम भंवर या तराई क्षेत्र की बात करें तो ये जो सहारनपुर का एरिया है उधर करीब लगभग ये 32-33 किलोमीटर तक का एरिया है। ये एरिया जो है करीब 32-33 किलोमीटर, और जो कुशीनगर के एरिया जो आता है सबसे लास्ट में, ये करीब 7 से 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र भंवर या तराई क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स और हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में है। तो पहला पार्ट जो पड़ता है वो भंवर या तराई का क्षेत्र पड़ता है। फ्रेंड्स पहला जो पार्ट है हमारा वो भंवर या तराई का क्षेत्र है, जिसमें हम बताएं कि आपको सहारनपुर से होते हुए ये सीधे जाता है कुशीनगर तक फैला हुआ है। और दूसरा जो पार्ट है वो पश्चिमी मैदानी पार्ट है और मैदानी क्षेत्र है, जिसको हम 3 भाग किए हुए हैं, और जिसमें हमारा पहला आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा आता है मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये होता है गंगा यमुना और गंगा घाघरा की नदियों का क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो होता है वो नदियों से बना होता है। फ्रेंड्स इधर से हमारी उत्तराखंड से हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, घाघरा आती है, गंगा आती है, यमुना आती है। तो ये सभी नदियों का ये मैदानी क्षेत्र है जो जैसे निकलती है गंगा नदी में होकर सब मिल के जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वो हमारे जो एमपी में दक्कन का पठारी क्षेत्र है उसका सबसे उत्तरी हिस्सा जो है वो हमारे बुंदेलखंड एरिया में होते हुए कुछ हिस्सा इसका आता है, जो काफ़ी कम है, लेकिन इसका काफ़ी असर हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड यानी बुंदेलखंड एरिया हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है दक्कन का पठारी क्षेत्र। और ये सोनभद्र का इलाका है। इसमें काफ़ी छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें रामपुर की पहाड़ियाँ, सोनगढ़ की पहाड़ियाँ आदि पहाड़ियाँ आती हैं। और मित्र यहाँ पे एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, और जिसका आधा हिस्सा जो होता है वो होता है पहाड़ी क्षेत्र, और जो आधा हिस्सा होता है वो गंगा का क्षेत्र होता है। तो गंगा नदी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स इसलिए मिर्ज़ापुर में पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र दोनों आते हैं। फ्रेंड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भंवर या तराई के क्षेत्र से बनता है। तो भंवर या तराई का क्षेत्र वो होता है जब भंवर या तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, पहले हम आपको ये बता दें। जब भंवर या तराई का क्षेत्र निर्माण वैसे होता है जब कोई नदियाँ ऊपर से आती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जब हिमालय पर्वत से होकर नदियाँ आती हैं तो वो उनका वेग काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि इस एरिया में धार काफ़ी ज़्यादा होता है। और इधर नदियों का जो क्षेत्र एरिया होता है वो जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन उनका वेग काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती हैं और बड़े बड़े चट्टानों पहाड़ों को तोड़कर वो अपने साथ ले आती हैं। और जो अपने साथ वो बड़े बड़े पहाड़ों को क्षेत्र को ले आती हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं नदियाँ, तो वो धीरे धीरे अपने साइड बाई साइड उन पत्थरों को, कंक्रीट पत्थरों छोड़ती जाती हैं। तो जैसे बहुत हजार प्राचीन समय से ही ये नदियाँ बहती आई हैं और प्राचीन समय से ही वो पत्थरों को अपने साथ लेते आई हैं। तो जिसके वजह से, जिनके जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे हम भंवर या तराई का क्षेत्र कहते हैं। उसमें भंवर क्या होता है, तराई क्या होता है, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स तो लेते हैं अपनी अगली स्लाइड, जिसमें हम आपको समझा सकें कि भंवर या तराई का क्षेत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स भंवर या तराई का क्षेत्र क्या होता है। भंवर वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि इस क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती। जैसा कि हम यहाँ पे आपको पॉइंट में बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हम उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में कृषि नहीं कर पाते हैं या फिर किस मृदा पर हम कृषि नहीं कर पाते हैं, तो वो आता है भंवर का क्षेत्र। भंवर के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार की कृषि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। और यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसी एरिया में भंवर के ही क्षेत्र में हमें कम से कम 10 से 12-15 फुट तक की लंबी लंबी घासें भी
एरिया में कोई भी हम खेती नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार की कृषि नहीं की जाती है। और इस क्षेत्र का जो विकास है वो सहारनपुर से होते हुए कुशीनगर तक है। सहारनपुर से कुशीनगर तक हम आपको ग्राफ में बताए थे, मैप में बताए थे। और भंवर के क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, तो वो आपका आंसर होना चाहिए भंवर का क्षेत्र। फ्रेंड्स, तो ये था भंवर का क्षेत्र। और इसके बाद हम तराई का क्षेत्र की बात करें तो भंवर के क्षेत्र के बाद जब नदियाँ और मैदानी इलाका उस एरिया में वो कीचड़ नुमा और महीन बालू जो होते हैं उन्हें लेके आती हैं। ये भंवर के जस्ट बाद का एरिया होता है और ये भंवर के जस्ट नीचे का एरिया होता है जिसे हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। और तराई क्षेत्र जो होता है वो महीन बालू कीचड़ आदि से मिलकर बना होता है। इसमें गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छी की जाती है क्योंकि यहाँ पे पानी का मात्रा काफ़ी अधिक होता है, जिससे गन्ना और धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। जो तराई क्षेत्र होता है इसमें ज़्यादा नीचे पानी नहीं होता है। यहाँ पे पानी 10 से 15-20 फुट मैक्सिमम जाते जाते पानी पा सकते हैं। जो हमारे एरिया में जैसे पानी काफ़ी नीचे होता है, ज़मीन के भूमिगत नीचे होता है, लेकिन तराई क्षेत्र में पानी काफ़ी ऊपर पाया जाता है, जिससे वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी धान की खेती की जा सकती है, धान और गन्ना की खेती की जाती है। तो ये है हमारा भंवर या तराई का क्षेत्र। फ्रेंड्स, हम लेते हैं अपनी अगली स्लाइड। फ्रेंड्स, एक बात और रह गई, जो तराई का क्षेत्र होता है वो दलदली एरिया होता है। ये एक प्रकार का, इसमें नॉर्मल दलदल भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं बड़े दलदल होते हैं। तो तराई क्षेत्र को हम दलदली क्षेत्र भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो नदियों का पानी होता है वो टिका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दलदली एरिया का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नदियाँ हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, यानी जब वो हिमालय से होते हुए भंवर के क्षेत्र से, उसके बाद तराई के क्षेत्र से होते हुए जैसे वो हमारे नीचे आती हैं नदियाँ, तो वो जो होती हैं वो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है हमारे उत्तर प्रदेश में वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए कीचड़ से निर्मित होता है। जो नदियां आपस में कीचड़ लेकर आती हैं, अपने साथ कीचड़ लेकर आती हैं, उन्हीं कीचड़ों के जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र को हमारे यूपी में 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, मैदानी क्षेत्र का जो ढाल होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और इसका पठारी भाग का ढाल दक्षिण से पूर्व होता है। जो नीचे हमारा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वो दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है या दक्षिण के पूर्व की ओर होता है। ये जो हमारा मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग में हम हर प्रकार की कृषि करते हैं, जिसमें हम धान की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, यानी हमारी रबी, जायद और खरीफ तीनों फसलें हमारे इस मैदानी भाग में उगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कि हम अपनी अंतिम स्लाइड देते हैं। बात करें फ्रेंड्स दक्कन के पठारी एरिया के, तो दक्कन का पठारी एरिया काफ़ी खास नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे बस हम नॉलेज के पर्पज से याद रख सकते हैं कि ये हमारा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में जो दक्कन का पठार है उसका सबसे उत्तरी हिस्सा है और वो हमारे यूपी के बुंदेलखंड एरिया से लगता हुआ आता है, तो जिसे हम दक्कन का पठारी क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में हम ज़्यादातर चना वना की खेती करते हैं। जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि इस साइड में पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है और इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम इधर बस दलहनी फसलें ज़्यादा उगा पाते हैं। यहाँ पे तिलहनी फसल भी काफ़ी अधिक मात्रा में उगाई जाती है और इधर सरसों और सोयाबीन की खेती भी काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है फ्रेंड्स। और जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का हम यदि मैप देखें तो उसके सबसे पूर्वी हिस्से में जो पड़ता है बिहार, वो भी एक मैदानी एरिया है। और हम दक्षिणी एरिया में बात करें तो दक्कन का पठार पड़ता है और उत्तरी एरिया की बात करें तो इधर पूरा हिमालय पर्वत पड़ता है, ऊपर पूरा हिमालय पर्वत है। ये पर्वत इधर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गया है, अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है इस साइड में। और इधर की हम बात करें पश्चिम दिशा में तो इधर भी मैदानी एरिया आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेते हैं अपनी आज की वीडियो की अंतिम स्लाइड और जिसमें हम अंतिम पॉइंट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जो नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है वो 2 प्रकार का क्षेत्र, हमारी जो नदियाँ वो मैदानी हिस्से में आने के बाद वो 2 टाइप की क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला होता है बांगर और दूसरा जो होता है खादर। जो बांगर वो होता है जो नदियों से दूर का क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र जो नदियों से काफ़ी दूर होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक नदी ऐसे है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो क्षेत्र आता है वो खादर का एरिया होता है, जिसमें बाढ़ आदि आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और जो इसके बाद का क्षेत्र होता है वो काफ़ी दूर का एरिया होता है, वो हमारा होता है बांगर का एरिया। यानी बांगर का क्षेत्र हम साफ शब्दों में समझे वो क्षेत्र जो नदी होता है, अन्यथा ऐसे हम शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस एरिया में बाढ़
आता ही नहीं है, मतलब कि वहाँ की मृदा परिवर्तित नहीं हो पाती है। और जो बांगर एरिया होता है वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, यानी अनउपजाऊ होता है खादर की अपेक्षा। और जो खादर का एरिया होता है, वो जो खादर क्षेत्र होता है, वो नदियों के बिल्कुल पास का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी परिवर्तित होती रहती है। इस खेत की मिट्टी उस खेत में, उस खेत की मिट्टी इस खेत में, जिसकी वजह से यहाँ पे के जो फसल होते हैं वो काफ़ी अच्छे उपजते हैं खादर क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न। यदि हम ग्राफ को फिर से लाएं, जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस तरीके से बटा हुआ है। 2007 से पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो एक पठारी लेकिन अब पठारी क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल उत्तराखंड में चला जाता है। और फ्रेंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, फिजिकल की दिन बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक ऐसे कौन सा एक ऐसा प्राकृतिक पहचान है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में देखा गया है, ये हम प्रैक्टिस सेट में देखे थे इस क्वेश्चन को। तो वहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो फ्रेंड्स वही इसका राइट आंसर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को फिजिकली रूप से डिवाइड करती हैं, यानी प्राकृतिक रूप से डिवाइड करती हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आज का कैसा हमारा लगे वीडियो, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।